बनू की पुलिस अमन कमेटी ने आज बनू को बंद कर दिया और उनका मुतालबा था कि बनू के डीपीओ और एसपी को तब्दील किया जाए, मोबाइल सर्विस और इंटरनेट बहाल की जाए और साथ ही साथ बनू की एलीट या एफआरपी के जो नौजवान बनू से बाहर तैनात किए गए हैं उन्हें फौरी तौर पर बनू में वापस लाया जाए। हुकाम के सामने उन्होंने अपने ये मुतालबात रखे हैं। इसकी क्या वजह बनी कि वो बनू के डीपीओ की तब्दीली की बात कर रहे हैं? पुलिस के ही लोग पुलिस के खिलाफ बयानात क्यों दे रहे हैं? ये वो बात है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे तफसील के साथ और उन वजूहात को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। दूसरी अहम खबर जो है वो वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से मुतल्लिक है, जिनके ऊपर सवाल उठाया गया अपनी ही पार्टी की मीटिंग में कि आखिर वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से दूर क्यों हो रहे हैं, किसने उनको इस दूरी का मशवरा दिया है और दूसरी तरफ सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा ही सारी तहरीक का बोझ क्यों उठाए, पंजाब कहाँ है? ये बात, इसके ऊपर भी हम तफसील से बात करेंगे कि आखिर ये कन्फ्यूजन क्रिएट कहाँ से हो रही है और किस वजह से हो रही है। फिर एक खबर डेर इसमाइल खान से, जहाँ पे कि दो सियासी ख़ानदान मौलाना फजल रहमान बिरादरान और अली अमीन गंडापुर बिरादरान एक दूसरे के साथ सख्त किस्म के बयानात के साथ सामने आ रहे हैं और ये बयानात की तलखी जो है वो बढ़ती ही जा रही है। और आज तो फैसल अमीन गंडापुर ने मौलाना साहब को ये भी चैलेंज दे दिया कि मैं भी इस्तीफ़ा देता हूँ, आप भी दीजिए और फिर से इलेक्शन लड़ते हैं और देखते हैं कि डेर इसमाइल खान की आवाम किसके साथ है। और आखिर में मैं बात करना चाहूँगी वज़ीर तालीम भारत के, जिन्होंने एक इस्तीफ़ा दिया और उन्होंने अपने इस्तीफ़े में एक पैराग्राफ लिखा जिसका कि मेरे ऊपर कम से कम बहुत असर पड़ा और मैं उसके बारे में सोच रही थी कि उन्होंने वो अपनी नौजवान नस्ल को अपने हाथों में रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं और उनकी वो लाइंस ये बता रही हैं कि वो नहीं चाहते कि उनका नौजवान किसी दुश्मन के हत्थे चढ़ जाए। क्या हम ऐसा सोचते हैं या नहीं? मैं हूँ फरजाना अली और आप देख रहे हैं फरजाना अली ऑफिशियल। और सबसे पहले वही रिक्वेस्ट कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि मैं आपसे पख्तूनख्वा की और पख्तूनख्वा से रिलेटेड मामलात की बात कर सकूं। जो सबसे पहली खबर मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ और जिसके ऊपर बात करना चाहती हूँ वो है बनू पुलिस अमन कमेटी की, जिसने आज बनू के तमाम रास्ते बंद कर दिए जो मुख्तलिफ अजला और शहरों से बनू की तरफ आते थे और कुछ मुतालबात लेकर वो सिविल कपड़ों में वहाँ पर खड़े हुए और उनके जो मुतालबात थे उसमें सबसे बड़ा मुतालबा बनू डीपीओ की तब्दीली था, एसपी की तब्दीली था, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस की बहाली था और फिर एफआरपी और पुलिस एलीट फोर्स के जो एहलकार बनू से बाहर तैनात थे, जिनका ताल्लुक बनू से है, उनकी बनू में वापस तब्दीली की और तैनाती की वो बात कर रहे थे। अब ये मामला क्यों हुआ, ये वो बुनियादी सवाल है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगी। जो हमारी इत्तलात हैं वो ये हैं, एक मुबैना तौर पर एक दरख्वास्त डीपीओ साहब को दी गई है बनू के और उसमें उनको बताया गया है कि जब ये ऑपरेशन हो रहे थे, आपको याद होगा कि अगरचे अभी भी बनू के कुछ इलाकों में जो इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन है वो जारी है, लेकिन कुछ दिन पहले जो एक कार्रवाई हुई थी उसमें एक इलाके में कुछ घरों से कुछ कीमती सामान जो है वो गायब पाया गया। उसके हवाले से जो एक दरख्वास्त है वो डीपीओ साहब के पास आई। डीपीओ ने उसकी जब तहकीक की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस अमन कमेटी को कहा कि ये आपके लोगों ने किया है, जिस पर पुलिस अमन कमेटी ने इसका जो दावा था वो किसी और पर किया जो उस वक्त ऑपरेशन में शरीक थे। अब ये कशमकश इतनी बढ़ गई कि पुलिस अमन कमेटी के जो कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया गया है जिससे कि हमारी साख मुतासिर हुई है, हालांकि कसूरवार
کوئی اور ہے۔ اب یہ تلخی جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے اس نہج پر آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ ڈی پی او اور ایس پی جو کہ اس میں انوالو تھے، ان جنہوں نے کہ الزام انفیکٹ لگایا ہے، ان کو فوری طور پر تبدیل کیا جائے، اور یہ حکام کے سامنے انہوں نے مطالبہ رکھا۔ اب میں نے جو خاص وہاں پہ لوگ ہیں بنو میں، چاہے وہ امن کمیٹی، پولیس امن کمیٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا حکام کے نمائندے ہیں، ان سے جب میں نے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے کچھ مختصر سی بات کی، اگرچہ وہ بھی گومو کیفیت میں تھے کہ کسی جرنلسٹ سے ہم کس طرح سے اس ایشو پر فی الحال بات کریں یا نہ کریں۔ بہت اہم پوسٹ پر تعینات جو ہستی ہیں، انہوں نے مجھے صرف اتنا کہا کہ دیکھیں ایشوز ہیں اور ہم ان ایشوز کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی جرگہ بھی ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اصل قصور کس کا ہے اور یہ معاملات ہم کیسے سالو کریں گے۔ میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ دیکھیں ڈسپلن جو ہے وہ بنیادی طور پر کسی بھی ادارے کی ایک طاقت ہوتا ہے، اور اگر پولیس میں ڈسپلن نہیں ہے اور پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح الزام لگا رہے ہیں تو پھر یہ کیسے بات آگے چلے گی۔ انہوں نے کہا کہ بالکل آپ نے یہ بات صحیح کہی، اور پھر ایک اہم سوال جو بار بار کیا جاتا ہے کہ یہ پولیس امن کمیٹی جو بنائی گئی ہے یہ کس قانون کے تحت بنائی گئی ہے، تو ایسا بھی کوئی قانون ان کو اجازت نہیں دیتا۔ لیکن اگرچہ پولیس لائزون کمیٹیز کی تو بات کی گئی ہے پولیس ایکٹ میں، لیکن یہ والا معاملہ جو ہے ہمیں کہیں نظر نہیں آتا، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے اس سوال کا جواب دینے سے وہ تھوڑا سا کترا گئے اور کہا کہ جرگے میں بزی ہوں، پھر بات کروں گا۔ خیر، یہ سوال اپنی جگہ قائم ہے اور ہم پوچھتے رہیں گے کہ آخر کیا صورتحال ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیر میں بھی مسائل سامنے آئے ہیں۔ تو اچھا، اس کے علاوہ ایک اہم بات جو 25 کو ایک ایونٹ ہوا بنو میں، اس میں ٹانک لکی اور بنو کے جو پولیس امن کمیٹیاں ہیں ان کو کمبائن کرنے اور جنوبی اضلاع امن کمیٹی کے نام سے انٹروڈیوس کرانے کی ایک بات ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ کہا گیا کہ اس کا دائرہ ہم پورے صوبے میں پھیلائیں گے۔ اور یہ چیز میں نے جیسے کہ کہا کہ دیر کا جو واقعہ ہوا تھا اس میں بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جب وہاں پہنچے تو پولیس اہلکاروں نے ان کی اچھی خاصی کلاس لے لی اور ان کے سامنے یہی باتیں رکھی کہ ہمیں جب ہم دہشت گردوں کے سامنے تھے تو ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ ہم بنا ہتھیار کے ان کے سامنے ہیں، بے سر و سامان ہے، اور انہوں نے ہم پہ حملہ کر دیا۔ تو جی یہ اس طرح کی اگر سچویشن ہے تو ہم دشمن سے کیسے لڑیں گے؟ تو وہ سہولیات کی بات کر رہے تھے، اعتماد کی بات کر رہے تھے، ساتھ لے کے چلنے کی بات کر رہے تھے، جس کے کہ ان کی کمی نظر آئی۔ تو اوورآل یہ چیز جو ہے وہ ہمیں ہر جگہ نظر آ رہی ہے، اور آج جو بے اعتمادی کی فضا اس حد تک پہنچ گئی کہ پولیس امن کمیٹی نے بنو کے راستے تک بند کیے اور اپنے مطالبات پورا ہونے کی بات کی۔ جرگے کی کیا خبر آتی ہے؟ ابھی جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں، ابھی جرگہ ہو رہا ہے، اس کا کیا رزلٹ آئے گا یہ آپ کو ضرور بتائیں گے کہ چیزیں کس نہج پر جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اہم خبر ہے میرے پاس وہ یہی کہ میں نے بات کی کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کسی نے ان کو منع کیا ہے کہ آپ تحریک تحفظ آئین پاکستان سے دور رہیں۔ مختلف جو کمیٹیاں ان کی ہوتی ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، اس میں بھی جب یہ بات ہوئی ہے تو محمود خان اچکزئی صاحب نے بتایا جاتا ہے، ہمارے ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے بھی ایک گلہ کیا کہ میں نے ٹیلی فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی جواب مجھے نہیں ملا۔ اسی طرح کچھ کمیٹیوں میں یہ بات بھی آئی کہ 5 اگست کا یہ جو جلسہ ہے یا پھر آگے تحریک چلانے کی بات ہو رہی ہے، تو میں نے پہلے بھی ایک اشارہ دیا تھا کہ سارا بوجھ پختونخوا پر کیوں ڈال دیا گیا ہے؟ کیا پنجاب کی کمیٹیاں بھی اس میں شامل ہوں گی؟ کیا پنجاب کے کو بھی متحرک کیا جائے گا، یا پھر ایک بار پھر یہ توقع کی جائے گی کہ خیبر پختونخوا ہی اڈیالہ کی طرف جائے؟ کیونکہ اس کی ایک شکل ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ اس وقت خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں میں ایک مومنٹم بنانے کی کوشش کر رہی ہیں اور ایک سٹریٹ موومنٹ کی بات کر رہی ہیں۔ حالانکہ ایک لیڈر نے اسے، جب میں پارٹی کے مختلف رہنماؤں سے بات کر رہی تھی
तो एक ने तो ये भी कहा कि जो आखिरी पैगाम इमरान खान साहब ने अपने वकील के ज़रिए पार्टी तक पहुंचाया था, उसमें तो ये बात की गई थी कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे। तो फिर ये क्या हो रहा है? तो इस कन्फ्यूजन पर बहुत सारे लोग जो हैं वो खुद कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं और उसका असर कारकुन पर भी हो रहा है। तो देखते हैं कि 5 अगस्त को क्या होता है और उसके दौरान अभी जो इतने दिन हैं तो फिर क्या होता है, हम आपके साथ इस पर भी बात करते रहेंगे। फिर मैंने एक बात की कि ये जो डेरा इस्माइल खान की एक खबर है और उसमें 2 अहम पॉलिटिकल फैमिलीज़ जो हैं वो इस वक्त एक दूसरे से बहुत तल्ख हुए हैं और बहुत ही तल्खी से भरे जो बयानात है एक दूसरे की तरफ दे रहे, एक दूसरे के लिए दे रहे हैं, जिसमें ज़ाहिर है तल्खी बढ़ती जा रही है। और आज फैसल अमीन गंडापुर ने तो यहाँ तक भी चैलेंज दे दिया मौलाना फजल रहमान साहब को कि आप भी इस्तीफ़ा दें, मैं भी इस्तीफ़ा देता हूँ, और फिर जाते हैं डेरा इस्माइल खान की आवाम के पास, वोट लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि डेरा इस्माइल खान के लोग किस पर एतमाद करते हैं और किसको अपना लीडर मानते हैं और किसको वोट देते हैं। तो ये एक खुला चैलेंज है, देखते हैं कि इसका क्या जवाब आता है। और आखिर में आज की इस व्लॉग में जो मैं बात करना चाहूँगी वो मैंने कहा था कि इंडियन वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान की जो इस्तीफ़ा सामने आया है उसमें एक पैराग्राफ में मेरी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई है। चंद लाइनें आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि मैंने ये जो इस्तीफ़ा दिया वो इस सूरत हाल की पेश नज़र दिया कि मुल्क दुश्मन या तखरीबी अनासर इस सूरत हाल का इस्तेसाल ना कर सकें, मुल्क का इत्तेहाद और इत्तफाक बरकरार रहे और कोई भी हमारा नौजवान कानूनी उलझनों में ना फंसे, हमारे बच्चे जो हैं वो किसी और के हत्थे ना चढ़ें। इसीलिए हम जो है मैंने ये इस्तीफ़ा दिया और उनका मुतालबा पूरा किया। अब ये जो एक पैराग्राफ की 2-3 लाइनें हैं जो मैं पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि वो अपने अगरचे अभी कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि कुछ और मामलात भी हो रहे हैं, लेकिन ये वाली बात कि अपने नौजवानों को एतमाद में लेना है, अपने नौजवानों का भरोसा जीतना है। क्या हम ऐसी कोई कोशिश करते हैं? हमारे वो नुमाइंदे जो इस वक्त हुक्मरानों की गद्दी पर बैठे हैं, क्या वो अपने नौजवानों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं? तो मुझे इसका जवाब ना हमें मिलता है। बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा और आज कश्मीर, इलेक्शन का रिज़ल्ट तो जो भी आए, लेकिन जो मनाजिर हमने आज देखे हैं वो कोई इस तरह के नहीं थे कि जिससे लगा हो कि लोग वोट देने निकले हैं। बहरहाल डब्बों से क्या निकलता है ये हमारी तारीख़ भी है और आज देखते हैं कि तारीख़ फिर किस तरह से दोहराई जाती है। बहरहाल वो आप देखेंगे, मैं भी देखूंगी। हमारी तरफ से इतना ही। फरजान अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।